आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 1930 का अनपेड सेलर के बारे में पढ़ेंगे। उसके क्या राइट्स होते हैं, अनपेड सेलर को क्या ड्यूटीज़ होगी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनपेड सेलर की जो सेक्शन होती है वो है 45 से 61 तक। और अनपेड सेलर किसको बोलेंगे कि अनपेड सेलर को या तो पूरी प्राइस अभी तक प्राप्त नहीं हुई है या फिर हाफ पेमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्या होगा, द होल प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैज़ एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। अब मान लो सेलर को ये भी राइट होना ज़रूरी है कि वो प्राइस ऐसे नहीं होगी उसने क्रेडिट सेल पे बेचा है तो भी उसको राइट नहीं होगा जब तक कि वो क्रेडिट सेल का टाइम पीरियड नहीं आ जाए। मान लो उसने 1 महीने की क्रेडिट सेल पे माल डिलीवर किया है, पोजीशन दी है। अब 1 महीना कंप्लीट होने के बाद में भी अगर वो माल का पेमेंट नहीं करता है बायर, तो सेलर क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर माना जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है व्हेन ए बिल और एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट has been received as conditional payment and it has been dishonored। अब मान लो कोई बायर सेलर से माल ख़रीद के लेके जाता है और उसको सेक दे देता है जो भी प्राइस है उसका काट के, बट जो डेट उसमें दी हुई थी तो उस डेट में वो सेलर होता है बैंक में जाके जो सेक होता है उसको बनाने की कोशिश करता है, पैसे लेने की कोशिश करता है, तो वो सेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो भी सेलर क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर मानने की 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो ये है कि या तो उसको पेमेंट फुल पे नहीं हुआ है और जो डेट दी हुई थी वो निकल चुकी है, या फिर जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक वगैरह है उसकी डेट दी हुई थी और उसके बाद में भी वो क्या है कि पेमेंट के लिए क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो अनपेड सेलर मानेंगे और उसके अपन राइट्स देखेंगे। सबसे पहले हम अनपेड सेलर का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे पी सोल्ड सम गुड्स टू आर फॉर 60,000 एंड रिसीव्ड ए सेक फॉर ए फुल प्राइस ऑन प्रेजेंटमेंट द सेक वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, पी इज एन अनपेड सेलर। अब पी नाम का कोई व्यक्ति था जिसने 60,000 का माल आर को बेचा था और आर ने उसको सेक दे दिया फुल प्राइस का। अब वो बैंक में वो सेक लेके जाता है तो सेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो अपन पी को क्या मान सकते हैं कि वो एक क्या है, अनपेड सेलर है। तो अब अनपेड सेलर हो गया तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि राइट क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं अनपेड सेलर के। तो अनपेड सेलर के एक तो होते हैं अगेंस्ट गुड्स के, वो गुड्स को क्या कर सकता है, ला सकता है कि नहीं ला सकता है, रीसेल कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस पर अधिकार कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सब बात करेंगे। और दूसरा होता है अगेंस्ट द बायर। अब जो ख़रीद के लेके गया है माल और उसका सेक भी डिसऑनर हो चुका है तो उसके अगेंस्ट में क्या राइट्स होते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं कि गुड्स के अगेंस्ट में क्या राइट्स हैं। अब प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास्ड टू द बायर। अब पहला तो ये है कि जो प्रॉपर्टी थी, अब मान लो आप सेलर हो, ठीक है, और आपके गोदाम से आपने एक गाड़ी थी फॉर्चूनर, वो आप राम नाम के व्यक्ति को दे दी 10 लाख रुपए में, और अभी तक वो जो सेक दिया था वो हो गया उसका डिसऑनर। अब आपने कार भी उसको दे दी, आपके पास में तो है नहीं और पैसे भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए, तो आपके क्या राइट्स होंगे। तो पहला राइट्स है आपका राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का ये मीनिंग होता है कि आप वापस उसको अपने कार को कब्जे में ले सकते हो। पहला राइट्स तो होता है ये। दूसरा राइट्स होता है स्टॉप इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का ये मीनिंग होता है कि मान लो आपने यहाँ से माल भेजना था मुंबई, बट मुंबई अभी तक मान लो गुजरात ही माल पहुँचा था और आपको पता चल गया कि वो बायर तो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप उस माल को क्या करोगे, वहीं पे आपका मान लो गुजरात में
गोदाम वगैरह है, वेयर हाउस है, तो वहीं पर आप माल रुकवा दोगे और बोलोगे कि आप उस गोदाम में रखवा दो। अगर कोई पेरिसेबल नेचर का है या फिर उसको आप वापस अपने स्थान पे भी मंगवा सकते हो। तो ये क्या होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। थर्ड होता है रीसेल। रीसेल में ये होता है कि मान लो कोई पेरिसेबल टाइप का आपके गुड्स है और वो ख़राब होने वाला है, तो अब आप उसको अहमदाबाद से वापस यहाँ आपके राजस्थान मंगवा रहे हो, तक वो ख़राब होने वाला नेचर का है, तो आप क्या बोलोगे, जो भी आपका एजेंट भेज रखा है उसके माल के साथ में, तो उसको बोलोगे आप इसको रीसेल कर दो। क्या कर दो, इसको रीसेल कर दो, और जो भी पैसे प्राप्त है वो ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे राइट अगेंस्ट गुड्स में। कब होंगे, जब प्रॉपर्टी क्या है, सेलर के पास से निकल चुकी है बायर को मिलने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट पास्ड टू द बायर। अभी तक उसने जो भी प्रॉपर्टी है वो बायर को नहीं दी है। मान लो पैसे नहीं मिले, उसने बोला ठीक है मैं 1 महीने बाद में, या आपने बोल दिया ठीक है आप चेक दे दो, आपका पेमेंट आते ही मैं आपको प्रॉपर्टी दे दूँगा। अभी तक मान लो आपने अपनी कार उसको नहीं दी है, या फिर वो लेके नहीं गया है, तो आपके पास में तो उसको आप होल्ड करके रख सकते हो अपने पास में डिलीवरी को। दूसरा यही लीन का होता है, अधिकार अपने कब्जे में ले सकते हो। तीसरा वापस वही पॉइंट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। और फोर्थ पॉइंट क्या है, रीसेल कर सकते हो अगर पेरिसेबल नेचर का है तो। अब बात करते हैं कि ये तो होगा अगेंस्ट गुड्स आपके क्या क्या राइट्स होंगे। दूसरा होता है अगेंस्ट द बायर। अब जो खरीदने वाला है उसके अगेंस्ट में क्या आपके राइट्स होंगे। तो पहला राइट्स होगा सूट फॉर प्राइस। अब ये है कि मान लो आपका जो भी चेक उसने दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो आप फुल प्राइस के लिए भी उससे क्लेम मांग सकते हो कि आप मुझे प्राइस दो, अब मेरा तो ये माल कोई काम आने वाला नहीं है, ये माल आप ले जाओ, ठीक है, मुझे मेरी प्राइस दो। पहला तो होता है सूट फॉर प्राइस, क्लेम फॉर प्राइस। दूसरा होता है डैमेजेस के लिए। अब मान लो इस टाइप का वस्तु है कि आपने उसको बेच दिया और अभी तक उससे बाहर से पैसे प्राप्त नहीं हुए, और दूसरा ग्राहक आ गया आपके पास में और वो बोल रहा है कि सर मुझे ये दो, तो आपने उसको बेच दिया, पोजीशन दे दी। अब आपको जो भी नुकसान हुआ, मान लो कम रुपए में देनी पड़ी, तो वो जो भी डैमेजेज है तो वो भी आप उस बायर से मांग सकते हो। तीसरा होता है सूट फॉर इंटरेस्ट। अब ब्याज जो भी आपके लगा है तो वो भी आप मांग सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको विस्तार से देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स में दिए हुए हैं। तो पहला है राइट टू रिटेन पोजीशन अनटिल पेमेंट। अब जब तक उसका पेमेंट प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आप अपनी पोजीशन में रख सकते हो लीन का अधिकार। वेयर गुड्स सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। मान लो आपने कैश सेल में अगर कोई भी वस्तु बेची है और अभी तक उसका पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, या जो भी चेक था वो डिसऑनर हो गया, तो आप जब तक उसका पैसा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वो माल अपने पास में रख सकते हो। दूसरा होता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड। अब मान लो आपने 1 महीने की छूट दी थी कि भाई आप 1 महीने बाद में कोई बात नहीं पेमेंट कर देना। 1 महीने का टाइम पीरियड होने के बाद में आप उसको अपने कब्जे में रख सकते हो माल को। तीसरा होता है बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। बायर खुद ही दिवालिया हो गया, पैसे देने की कंडीशन में नहीं है, तो भी आप जो गुड्स है वो अपनी पोजीशन में रख सकते हो जब तक आपको पेमेंट फुल प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी को 50,000 रुपये में गुड्स बेचता है एंड अलाउड हिम टू पे प्राइस विद इन 1 मंथ। बी बिकम्स इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्रेडिट। ए द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। अब मान लो ए ने 50,000 का माल बेचा था बी को, बट बी को और क्रेडिट सेल भी दिया था कि भाई 1 महीने बाद में तुम पेमेंट कर देना आराम से 1 महीने तक। अब 1 महीने के बीच में बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब जो अनपेड सेलर है अभी तक पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ, तो वो अपने पास में माल को रख सकता है। दूसरा अपन बात करते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ लीन। लीन कब समाप्त हो जाएगी,
तो पहला होता है बायर और एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द गुड्स। अब जो बायर या एजेंट है वो फुल पेमेंट कर देता है और जो भी गुड्स है उसकी ओनरशिप ले लेता है, तो क्या माना जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा लीन का। दूसरा है बाय वेवर। अब मान लो सेलर ने खुद ही बोल दिया यार अब चल यार तेरे पास 10 लाख रुपए की कार मैंने बेची, अब तू दिवालिया हो गया, अब तेरे पास मान लो 8 लाख रुपए है तो 8 लाख दे दे और ये कार ले जा, ठीक है। तो वो कुछ वेव ऑफ भी कर सकता है कुछ अमाउंट को। थर्ड होता है डिलीवर गुड्स टू कैरियर्स और बेली। अब मान लो बेली के बेलमेंट के द्वारा अब उसने कोई गुड्स भेजा है तो भी क्या माना जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा लीन का। और बाय कंडक्ट और बिहेवियर, जैसे अब एग्जांपल के द्वारा पढ़ते हैं अपन, ए सोल्ड ए कार टू बी फॉर 1 लाख एंड डिलीवर द सेम टू द रेलवे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। द रेलवे रिसिप्ट वाज टेकन इन द नेम ऑफ बी एंड सेंड टू बी। नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। अब मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसने बी को 1 लाख रुपए में कोई कार बेची थी और उसकी डिलीवरी भी दे दी रेलवे के द्वारा, ठीक है, और वो रिसिप्ट किसके नाम से कटवाई थी, बी के नाम से। तो अब टर्मिनेशन हो जाएगी कि अब वो अपने अधिकार में माल को कब्जे में वापस नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने जो रिसिप्ट थी वो किसके नाम से कटवाई थी, बी के नाम से। अब उसको कौन लेगा अपने कब्जे में, बी ले सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि वो जो माल होता है उसको कब रास्ते में रुकवा सकता है, ठीक है, और अपने कब्जे में ले सकता है। तो पहला कब होगा कि द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट, वो ट्रांजिट में हो अभी तक उसको बायर को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा है टू रिगेन द पोजीशन, वापस उसको सेलर को पोजीशन प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा है टू रिटेन देम टिल द फुल प्राइस इज़ पेड। अब मान लो उसके बायर दिवालिया हो गया और उसने अभी तक प्राइस पे नहीं की है, तो आप जब तक अपने पास में गुड्स रख सकते हो जब तक वो फुल पेमेंट नहीं करता है। अब बात करते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सरसाइज ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। अब सेलर कब कब राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकता है। पहला पॉइंट जिसका क्या है, द सेलर मस्ट बी अनपेड, अभी तक सेलर को अनपेड हो, उसको फुल पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा है ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, अभी तक जो गुड्स है उसकी खुद की पोजीशन में हो। और तीसरा कब स्टॉपेज लगा सकता है, जब गुड्स अभी तक क्या हो, ट्रांजिट में हो। और फोर्थ इसका पॉइंट होता है कि बायर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। एंड द राइट्स इज सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। अब इन कंडीशन में ही राइट ऑफ स्टॉपेज है वो एक्सरसाइज कर सकता है सेलर, ठीक है, या माल को रास्ते में रुकवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट में अब माल पड़ा रहेगा तो उसके बारे में दिया हुआ है। पहला क्या है, द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट। अब जो ट्रांजिट में माल पड़ा है और सेलर ने रुकवा दिया है तो उसको क्या मानेंगे कि अभी तक वो माल क्या है, ट्रांजिट में है। दूसरा क्या है, फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर और अदर बेली। अब मान लो गुड्स को उसने जो सेलर है उसने रुकवा दिया है तो उसकी डिलीवरी, अब मान लो किसी बेली को उसने माल अभी तक दे दिया है तो उसका टाइम पीरियड वहीं से काउंट होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। इसका ये मीनिंग है कि गुड्स को अपन कब कब ट्रांजिट में मान सकते हैं, इसके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है,
कैरियर में हो, अभी तक बेली को मिला हुआ गुड्स या फिर रास्ते में हो, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हेन डज द ट्रांजिट कम टू एन एंड, कि हम कब मानते हैं कि भाई अभी अपने कस्टडी में, सेलर की कस्टडी में माल नहीं है और वो उसको नहीं रुकवा सकता है। तो कब होगा, जब पहला तो ये कंडीशन होगी जब अपन ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते। कब होगा, जब बायर और अदर वैली ऑब्टेंस डिलीवरी। अब बायर को माल मिल चुका है, उसको डिलीवरी मिल चुकी है, तो अब वापस आप उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकते, उसको माल को रुकवा नहीं सकते। अब क्या कर सकते हो आप, अब वो बायर से आप प्राइजेज़ के लिए मांग सकते हो, या फिर जो भी आपके डैमेजेस रेमेडीज़ मांगनी है वो मांग सकते हो, या फिर मान लो आपने 1 महीने की क्रेडिट छूट दी थी, उसके बाद में वो पेमेंट नहीं कर सकता है, तो आप इंटरेस्ट की मांग कर सकते हो। तो ये अब वो राइट्स लागू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट्स क्या होता है, बायर ऑब्टेंस डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन। अब मान लो बायर सामने आके अगर डिलीवरी ले ले गुड्स की, तो भी अपन क्या मानेंगे, ट्रांजिट वहीं पे समाप्त हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है वेयर द करियर और अदर वैली एक्नॉलेज टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप अनलेस द सेलर हैज़ रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। अब मान लो जो भी बायर है उसका कोई बेली या बायर का कोई एजेंट है, वो फ़ोन करके बोल देता है कि सर ठीक है आप उस शिप पे लोडेड करवा दो, हमारी वो पार्टी खड़ी है, तो उसको भी जब माल मिल जाता है तब भी ट्रांजिट क्या माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। थर्ड है इफ़ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेज टू द डिलीवर द गुड्स टू द बायर। अब आपने कैरियर से माल बेचा है, ठीक है, फिर वो खुद ही मना करते हैं कि भाई वो मेरे पास से तो माल वहाँ बायर को अभी मिल चुका है, तो भी वो क्या ट्रांजिट में मान लो यहाँ से आपने फ़ोन किया है, मुंबई माल भेजा है और करियर वाले को पूछा कि सर अभी माल कहाँ है। अब करियर वाला बायर के जान पहचान का था, उसने बोल दिया कि सर माल तो मुंबई पहुँच गया है और बायर की पोजीशन में आ गया, तो भी माल को अपन क्या मानेंगे कि ट्रांजिट वहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द करियर हायर्ड बाय द बायर। अब मान लो जो बायर था उसका ही वो डिलीवरी का, ट्रांसपोर्ट का उसने ही चार्ज दिया था और उसी के द्वारा हायर किया हुआ था, तब भी अपन क्या मानते हैं, ट्रांजिट वहीं पे समाप्त हुआ मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन मेड बाय द बायर एंड द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर रिमेनिंग गुड्स विच आर येट टू इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब मान लो बायर की पोजीशन में ही हो डिलीवरी, तो भी अपन गुड्स को वापस रुकवा नहीं सकते और ट्रांजिट क्या माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। या फिर वेयर द गुड्स डिलीवर्ड टू ए शिप चार्टर्ड बाय द बायर। अब शिप पे मान लो लोडेड कर दिया है और उसको बायर के निर्देश पे किया गया है, तो भी वो क्या माना जाएगा, उसमें ट्रांजिट की समाप्ति मानी जाएगी। अब वो सेलर उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्या मीनिंग है। बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर नॉट टू डिलीवर द गुड्स। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का ये मीनिंग होगा कि वो कैरियर वाले को नोटिस दे रहा है, बोल रहा है कि सर आप ये गुड्स रोक दो और इस वजह से आप बायर को इन गुड्स को डिलीवर मत करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफीटेड व्हेन द क्या क्या एक्सेप्शन है अपन अनपेड सेलर्स के राइट ऑफ लीन के और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन होगा, पहला है कि when the seller has assented to the sale, mortgage or other disposition of the goods made by the buyer। अब मान लो सेलर ही खुद ही सहमति दे दे कि भाई बायर को गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसके पास में कुछ मॉर्गेज रखा हुआ था सेलर के पास में, इसलिए दे सकता है।
या फिर व्हेन ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बायर। अब मान लो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को ट्रांसफ़र हो गया तो उस टाइम भी वो क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर के राइट्स नहीं रहेंगे, इसमें ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। तो बायर के अगेंस्ट में तो क्या क्या राइट्स होंगे, या तो वो सूट फॉर प्राइजेज, वो प्राइजेज की मांग कर सकता है कि फुल पेमेंट करो। दूसरा होता है सूट फॉर डैमेजेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब मान लो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है माल और अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो जो भी डैमेजेज आएगी और क्षतिपूर्ति है तो उनकी मांग करवा सकता है, ले सकता है। तीसरा होता है रेपुडिएशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट थी उससे पहले उसको ख़त्म कर सकता है। और फोर्थ इसका पॉइंट होता है सूट फॉर इंटरेस्ट, वो ब्याज वगैरह की भी मांग कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या होंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। अब सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कब भंग कर सकता है, या तो क्या हो जाएगा, फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। अब मान लो जो भी डिलीवरी का मैनर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग अगर गुड्स टाइम पे नहीं भेजता है, सही मैनर में नहीं भेजता है, तो भी बायर सेलर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। दूसरा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब मना कर दे कि भाई अब मैं माल डिलीवरी नहीं कर सकता हूँ उस टाइम भी। या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही डिलीवर्स नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट एंड रिवोक एक्सेप्टेंस। आपके ये राइट ऑफ रीसेल का पॉइंट छूट चुका है तो अपन उसको एक बार देख लेते हैं, फिर अपन राइट ऑफ बायर्स पढ़ेंगे। अगर जो सेलर होता है वो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को भंग करता है तो उसके क्या, बायर के क्या राइट्स होंगे। ठीक है। एक बार ये राइट ऑफ रीसेल पढ़ लेते हैं अनपेड सेलर के। कब है, या तो जो गुड्स है वो क्या हो, पेरिसेबल नेचर का हो। मान लो जम्मू कश्मीर से सेव मंगवाई हुई है और वो क्या है, या ख़राब नेचर की है और अभी तक बायर ने पेमेंट नहीं किया है, तो वो रीसेल का ऑर्डर भी दे सकता है कुरियर वाले को कि आप रीसेल कर दो उसको। दूसरा पॉइंट होता है वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशंस टू रीसेल द गुड्स। बायर पेमेंट नहीं कर रहा है तो भी वो बायर को एक नोटिस दे सकता है कि हम रीसेल कर रहे हैं इस गुड्स को। ठीक है। इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो फुल पेमेंट इस टाइम पे अभी दे दो। थर्ड होता है वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज़ एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। मान लो अनपेड सेलर है कोई, वो राइट ऑफ लीन कर देता है और स्टॉपेज या ट्रांजिट करवा देता है, तो वो भी उसको क्या करवा सकता है, वापस रीसेल करवा सकता है। फोर्थ इसका पॉइंट है रीसेल बाय द सेलर वेयर द राइट्स ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब क्या है कि राइट ऑफ रीसेल करने का अनपेड सेलर को एक राइट्स होता है तो वो उसको रीसेल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर। अब जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको अनपेड सेलर उसको रीसेल कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि बायर के क्या राइट्स होंगे अगर जो सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, कंप्लीट करने से मना कर देता है। तो मना किस किस कंडीशन में करेगा वो बात करते हैं। या तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था उस मैनर में वो डिलीवरी नहीं दे रहा है या सही टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहा है तो भी बायर के राइट्स क्या होंगे वो बात करते हैं। उसके अलावा वो जिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है और उसको क्या करवा रहा है, पहले ही भंग कर रहा है, तो भी बायर्स के क्या राइट होंगे। और तीसरा पॉइंट है डिलीवरी अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुई है तो भी बायर्स के राइट होंगे कि भाई वो
क्या क्या क्लेम कर सकता है। तो अपन पहला तो होता है, अब मान लो आपने अमेज़न से माल मंगवाया और आपको आईफोन की जगह एक पत्थर की ईंट मिल गई, तो अब आप क्या करोगे, आपको तो डिलीवरी नहीं हुई माल की, गुड्स की, तो आप क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। ठीक है। दूसरा आपका राइट्स क्या होगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब आप बोलोगे मैंने तो पेमेंट कंप्लीट कर दिया है और मुझे अभी तक माल प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल सकते हो कि या तो मेरा पेमेंट वापस करो या फिर मुझे नया आईफोन दो वापस। और थर्ड पॉइंट होता है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अब जो भी उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट के साथ में वारंटी जुड़ी हुई है उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब मान लो सेलर ने आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं की या आपने जिस हिसाब से डिलीवरी मांगी थी उस मैनर में नहीं की, तो भी आप ड्यू डेट से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हो, कैंसिल करवा सकते हो, या फिर आप ब्याज के लिए भी सूट कर सकते हो। ठीक है, बात कर सकते हो। तो हमने आज बात की थी कि अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होंगे और अनपेड बायर्स के क्या क्या राइट्स हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। आप इसको एक बार नहीं 2 बार इसको आराम से पढ़ लेना। इसके सेक्शन है 45 से लगा के 61 तक, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। ठीक है। और जो भी अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, थैंक यू।